नमस्कार। कृषि जगत कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे देश व प्रदेश का किसान बहुत ही परिश्रमी है और उनके इस परिश्रम की प्रकाष्ठा की परिकल्पना इतनी आसानी से नहीं की जा सकती है, क्योंकि कहा गया है कि सूर्यः तपतु मेघा व विप्लवम जलम वर्षन्तु कृषिका कृषि को नित्य शीतकालेपि कर्मठौ। अर्थात सूर्य का तपता हुआ आवेश हो, आघोष हो, वर्षा ऋतु में चाहे बादलों की गर्जना हो, चाहे भरी बरसात हो, शीतकाल में बहुत ही ठंड पड़ रही हो, हमारे किसान बागवान को उससे कोई लेना देना नहीं। वह तो निरंतर अपने खेतों में नित्य प्रति अपने खेतों में कार्यरत रहता है और इसी कारण उसे हम परिश्रमी कहते हैं। ऐसे ही आज परिश्रमी एवं जिसे हम कहते हैं प्रगतिशील किसान हमारे कार्यक्रम में मौजूद हैं। इनका हम कार्यक्रम में स्वागत करते हैं और इनके परिचय से आपको रूबरू कराते हैं। आज हमारे कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित हैं श्री हरिराम चंदेल जी। चंदेल जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे कि हरिराम चंदेल जी एक प्रगतिशील किसान हैं और जैसा कि मैंने कहा, ये भी ना तो सूर्य के आगोश को देखते हैं, ना बरसात को देखते हैं, ना सर्दी में शरद ऋतु को देखते हैं, निरंतर अपने खेतों में कार्यरत रहते हैं और आज एक सक्सेसिव फार्मर के रूप में हमारे स्टूडियो में मौजूद है। चंदेल जी जिला सोलन के रामशहर क्षेत्र के पंजाली गांव के रहने वाले हैं। हम सर्वप्रथम तो इनसे पहले इनके जीवन का परिचय जानना चाहेंगे और इन्होंने कृषि को ही रोजगार के रूप में क्यों चुना, इस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन हम आपको आज के विषय से रूबरू करा देते हैं। कृषि कार्यों में क्या क्या रोजगार के अवसर हैं और क्या चुनौतियां हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि चुनौतियां इनके जीवन में भी अवश्य आई होगी। उससे हम इनसे जानना चाहेंगे। लेकिन सर्वप्रथम हम इनसे जानेंगे कि चंदेल जी, आपने, क्योंकि देखिए यदि हम कृषि की बात करें तो कृषि इतनी आसानी का कार्य नहीं है। जी सर। आपने इसको रोजगार के रूप में कृषि को ही क्यों चुना? जोशी जी, एक्चुअली हमारे जो बुजुर्ग थे पहले, वो इसी खेतीबाड़ी के कार्यक्रम में ही आगे आए हैं और इसी से ही अपना उन्होंने जीवन यापन किया है, बच्चों को पाला है, हमें पाला है, बड़ा किया है। तो उनको देखते हुए हमने भी सोचा कि क्यों ना इसी ही अपनाया जाए और इसमें ही हम अपने परिवार का, अपने सगे संबंधियों का इसमें गुजारा करें और बहुत अच्छे से हम इसको कर रहे हैं और हमने इसे पूर्वजों से जो सीखा है उसी को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा आनंद भी आ रहा है और सुखद अनुभव के पल भी हो रहे हैं, क्योंकि इसमें किसी का दबाव नहीं होता। हम अपने खुले मन से जो है अपने खेतीबाड़ी करते हैं और जो भी अच्छी चीज़ होती है हमें उन्हें आगे ले जाने के लिए और अपने परिवार को चलाने के लिए जो राशि उपलब्ध होती है वो बड़े आसानी से हम उपलब्ध करवाते भी है और करते भी है और अनुभव भी अच्छा महसूस करते हैं। चंदेल जी, वैसे तो हमारा प्रदेश सेब राज्य के रूप में जाना जाता है जी। और जब सेब राज्य के रूप में जानने की हम बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में यही बात रहती है कि सेब की खेती पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। जी सर। और आमदनी भी शायद पर्वतीय क्षेत्रों में ही ज़्यादा होती है, क्योंकि जिला सोलन हमारा एक तो जिसे कहते हैं कि जो हमारा पंजाब का प्रदेश है उसके साथ लगता हुआ क्षेत्र आता है। जी सर। और हम ऐसा नहीं कह सकते, आज सोलन को भी मशरूम राज्य के रूप में जाना जाता है, मशरूम सिटी के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरे टमाटर की खेती के लिए जी। तो क्योंकि जिला सोलन का रामशहर क्षेत्र है जी, तो क्या ये कृषि कार्यों के अनुरूप है? और यदि अनुरूप है, क्योंकि आपने कृषि को ही रोजगार के रूप में अपनाया है, जी सर, तो आप कौन कौन से फसलों का आज उत्पादन कर रहे हैं जिससे जो है आपका जीवन निर्वाह सही प्रकार से हो पा रहा है? मुख्यतः ये कोई 15 साल पहले इतना इन चीज़ों के प्रति जागरूक नहीं थे। जो आजकल कैश क्रॉप्स हम लोग लगा रहे हैं, टमाटर ज़्यादा उस क्षेत्र में लगाया जाता है, उसके अलावा हमारे बैंगन और उसके अलावा खीरा भी बहुत सारा उपलब्ध वहाँ होता है और उगाया जाता है। और उसके साथ साथ जो है अरबी हुआ, अदरक हुआ, इस तरह की फसल और लहसुन, और क्योंकि मौसमी चीज़ें हैं, लहसुन और अदरक और उसके अलावा प्याज,
तो ये सारी चीज़ें हमारे उस क्षेत्र में ज़्यादा पैदा होती है। जहाँ तक आपने पहाड़ी क्षेत्र की बात की कि यहाँ सेब इत्यादि का जो उत्पादन होता है, तो वहाँ का क्लाइमेट उसके अनुरूप नहीं है। नहीं है। लेकिन फिर भी कोशिश की गई है कि बहुत सारे किसानों ने, हमारे आसपास के बहुत सारे किसानों ने लगाया है उसको प्रयोग के तौर पर कि उसको देखा जाए उसका प्रोडक्ट किस तरह का तैयार होता है। क्योंकि वैसे क्वालिटी में तो फ़र्क है। जो पहाड़ी क्षेत्रों का जो सेब है और वहाँ जो पैदा हो रहा है उसमें क्वालिटी में हुए हैं, जी। पैदावार भी हुई है। थोड़े पौधे लगाकर देखा गया, आजमाया गया कि किस तरह का ये फल तैयार होता है, क्या उसकी क्वालिटी उसी तरह की है जैसी हिली से एरियाज़ में होती है। जी। तो उसमें डिफरेंस तो है, लेकिन फिर भी जो कोशिश की जा रही है, किसान बहुत मेहनती है और कर रहे हैं। हम सभी इसके लिए जो है बहुत ही जागरूक है और हमें जिज्ञासा भी है कि हम नए नए चीज़ें जो तैयार करें और मंडी तक पहुंचाएं और अपने देश और अपने गांव का नाम रोशन करें। जी। और चंदेल जी, जैसे आपने कहा जिज्ञासा, कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। जी सर। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। और जी आपने जोशी बिल्कुल सही कहा कि किसान यदि जिज्ञासु होगा, जागरूक होगा, तभी जो हमारी शोध में लगी हुई संस्थाएं हैं, चाहे हमारे विश्वविद्यालय हैं जी सर। या जो अन्य संस्थान हैं, वो भी इस शोध कार्य में जुड़े हैं कि ताकि वो एक जो फसल है वो एक सीमित क्षेत्र तक ना रह करके जी व्यापक स्तर पर जो है संपूर्ण पहुंचे। प्रदेश में पहुंचे और वहाँ उसका उत्पादन संभव हो सके। जी सर। जैसा कि चंदेल साहब, आज का हमारा विषय है कृषि कार्य में रोजगार। जी। अब आपने रोजगार को इसलिए अपनाया क्योंकि पूर्वज करते करते थे, हाँ जी। ठीक है, इसलिए आप करते हैं। बिल्कुल। और ये हो सकता है कि आपके बच्चे कृषि तो करना चाहें, जी। क्योंकि देखिए आधुनिकता का दौर है, जी सर। ठीक है, मॉडर्न जमाना है। मॉडर्न जमाना है, कृषि तो वो करेगा ही करेगा। जी, कृषि जी। के साथ साथ यदि वो सरकारी रोजगार में भी जाना चाहे तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या केवल कृषि के माध्यम से ही रोजगार हो सकता है या इसमें, क्योंकि देखिए अब आजकल एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत सी डिग्रियां बहुत। जी जी जी। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, अपने अनुभव साझा कीजिए। जी जोशी जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आजकल जो है बहुत ही एजुकेटेड हमारे बच्चे जो है जी। गांव में चेंज आ गया है। जी बिल्कुल। एजुकेशन सबके लिए मिल रही है और अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं बच्चे, बाहर निकले हैं। और क्योंकि वो कनेक्टेड है गांव से, तो खेतीबाड़ी तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा वो एजुकेशन भी ले रहे हैं। तो भिन्न भिन्न यूनिवर्सिटीज़ में वो अपनी एजुकेशन ले रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करूँ मैं तो हमारे यहाँ नौनी विश्वविद्यालय है, पालमपुर में है। जी। तो यहाँ भी बहुत सारे बच्चे जो है एजुकेशन लेकर बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं वहाँ पर। इवन एग्रीकल्चर में तो कर ही रहे हैं, लेकिन हॉर्टिकल्चर का भी वहाँ अनुभव है। तो वो इस चीज़ को एज ए प्रोफेशनल भी वहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो उससे कोई कृषि वैज्ञानिक बन सकता है, कोई खेती-बाड़ी का एक्सपर्ट बन सकता है, कोई अपनी एडवाइस देकर आगे अपना प्रोफेशन चला जी, सकता बिल्कुल है। सही तो कहा। बहुत सारे अवसर इसके खेती-बाड़ी के चाहे वो क्षेत्र में साइंटिस्ट बने, साइंटिस्ट डॉक्टर बन बने, सकता है। बिल्कुल कृषि बिल्कुल। प्रसार अधिकारी बने, इसमें काफी एब्सोल्युटली सर। बिल्कुल जा बिल्कुल सकते सर, बहुत सारे अवसर है इसमें। जी। और साथ ही उससे ये होगा कि गांव वालों को भी अधिक फायदा होगा, क्योंकि जैसे ही वो गांव में जाएंगे, जी। अपने जहाँ परमानेंटली वो रहते थे, जी। तो वो भी उनसे उसका लाभ उठाएंगे और उससे और अच्छी पैदावार और अच्छा प्रोडक्ट और बढ़िया प्रोडक्ट वो तैयार करवा सकते हैं। जी। तो इस तरह मैं तो चाहूँगा कि ये बहुत ही अच्छा फील्ड है, अगर इसमें करना चाहें और आना चाहें। लेकिन मेहनत तो अवश्य है, जी, मेहनत तो हर फील्ड में हर फील्ड में करनी करनी पड़ती है। बिल्कुल सही कहा। तो अगर वहाँ आप अच्छी मेहनत करते हैं तो एक तो आपके ऊपर किसी का दबाव नहीं जी होता, बिल्कुल। और आप जब चाहे, रात चाहे दिन चाहे, आप अपने जी खेतों में बिल्कुल काम कर सही। सकते हैं जी। और दूसरे किसी के दबाव में नहीं है। दबाव, जी बिल्कुल। और अच्छा प्रोडक्ट होगा तो हमें उस किसान को बड़ी अंदर से खुशी अनुभव होती है कि मेरी फसल इतनी अच्छी बिक गई, या उसका जो हमारे को मिलनी थी उसकी रिटर्न वो अच्छी मिल रही है, जी। तो उससे परिवार भी अच्छा चल रहा है। जी। तो चंदेल जी, ये तो आपने बताया कि रोजगार के तौर पर ये नहीं कि खेतों में ही इसको रोजगार जी, के जी सर। उत्पादन करके जाया जा सकता है, सरकारी नौकरियों में भी जाया जा सकता है। जब हम चुनौतियों की बात करते हैं, जी आपने सर। कहा क्योंकि देखिए हर क्षेत्र में चुनौतियां हैं, बिल्कुल बिल्कुल। खेती में आप कौन कौन सी मुख्य, हम क्रमवार इस पर बात करेंगे, जी पहले आप बताइए कि मुख्य चुनौतियां कौन कौन सी है जो कि आपने अपने रोजमर्रा के जो दिनचर्या है आपकी जी जी खेती जी। से जुड़ी, उसमें आपको किन किन का सामना करना पड़ता है? तो जोशी जी, मैं बताना चाहूँगा आपको, फील्ड चाहे कोई भी हो, चैलेंजेस हर जगह हर होते जगह हैं, बिल्कुल सही कहा। हर्डल हर जगह आएंगे आपको। बिल्कुल। लेकिन उन हर्डल को पार करना, उन चुनौतियों को स्वीकारना और उनको पार करते हुए आगे बढ़ना, ये तो हर क्षेत्र में करना पड़ेगा, जी। तभी हम सक्सेस होते हैं। जी। तो हमारे यहाँ भी है, चुनौतियाँ हैं,
चुनौतियां मुख्य रूप से क्या है कि जब हम फसल तैयार हो जाती है तो उसको मंडी तक पहुंचाने के लिए हमें मैन पावर की आवश्यकता होती है। जी बिल्कुल। खेतों से हमने उस पॉइंट तक ले जाना है उस सामान को, जो प्रोडक्ट हमने तैयार किया है। जी। फॉर एग्जांपल टमाटर तैयार किए हमने, टमाटर हमने खेतों से तुड़ाई कराई, उसको हमने सॉर्ट आउट किया, छांटा, उसके ग्रेडिंग की, ग्रेडिंग करके क्रेटों में भरा। अब क्रेट में भरने के बाद उसको उस स्पॉट तक ले जाना है जहां गाड़ी खड़ी है। जी बिल्कुल। तो वहां ले जाने के लिए एक अकेला व्यक्ति कुछ कर नहीं नहीं सकता, कर सकता। तो उसको हेल्प की रिक्वायरमेंट पड़ती है सर। जी। तो आजकल जो है गांव में आपको पता, बच्चे शिक्षाएं ग्रहण कर रहे हैं इधर उधर, और थोड़ा सा ये कमी भी आई है कि बच्चों का रुझान थोड़ा कम है। तो हम चाह रहे हैं कि बच्चे भी इसमें जुड़ें, और हम जोड़ भी रहे हैं उनको, जी। क्योंकि वो खेती से जुड़े रहें। जी। तो हम उनकी हेल्प लेते हैं, आसपास के अपने परिवार के और बच्चों को बोलते हैं कि भाई आप भी इस टाइम को डिवोट करें, वहाँ दें, ताकि हम इस प्रोडक्ट को वहाँ व्हीकल तक पहुँचा दें, जी बिल्कुल सर। रोड तक पहुँचाएं, जी। और रोड तक जब पहुँचेगी तो उसके बाद वो आगे का मंडी तक जा सकती जी है। बिल्कुल सर। तो इस तरह की चुनौतियां हैं। उसके अलावा और बारिश की चुनौतियां हैं, बारिश समय पर ना हो तो भी हमारी जो फसल, जो मेहनत हमने की है, उसके ऊपर ग्रहण लग सकता वो है। शून्य आ जाता है, वो बिल्कुल, बिल्कुल शून्य हो बिल्कुल जाता सर है। जोशी जी, बड़ी दिक्कत आती है। हम्म। और गांव में बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि कई तरह का एरियाज है, वहाँ का एटमॉस्फेयर अलग तरह का है। जी। क्यों, कहीं ज़मीन मोटी है तो कहीं पतली ज़मीन है। पतली का आई मीन कि वहाँ फसल जो बिना पानी के होना बड़ा मुश्किल असंभव है, बिल्कुल सही असंभव। कहा। जी। तो इस तरह के चुनौतियां हैं, लेकिन फिर भी किसान हैं, चुनौतियों से तो लड़ रहे हैं और जी। सब कुछ कर रहे हैं। जी। तो धीरे धीरे सभी चुनौतियों को हम पार भी कर रहे हैं, और समस्या आती है तो उनसे तो लड़ना तो पड़ता ही है सर। जैसा कि आपने बेसिक चुनौतियां मंडियों की करी कि एक तो जी सर। सामान को ले जाने के लिए जो जी। लेबर की समस्या आती है, वो जी, एक जी। अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। दूसरे आपने पानी की समस्या कही। जी जोशी। जब हम पानी, क्योंकि देखिए पानी, मृदा और पानी एक दूसरे के घटक है, जी सर। तो पानी के लिए आप, क्योंकि देखिए आप भी अवश्य अपने बिल्कुल। कृषि कार्यों में इसकी बिल्कुल। चुनौती को का सामना करते हैं, उसके लिए आप क्या राय हमारे किसान बागवानों को देना चाहेंगे, और किस तरह उस चुनौती का आप सामना करते हैं, इस पर थोड़ा हमारे किसानों को बताइए। सर इसमें जोशी जी, हम ये चाहेंगे कि पानी जब हम पौधा लगाते हैं, कोई भी पौधा लगाते हैं, तो जो पानी हमारे पास होता है उसको हम कोशिश करते हैं कि एक एक बूंद जो है उस पौधे के काम आए। वन वो ड्रॉप waste- मोर क्रॉप, यस यस सर। ये वाला जो जी जोशी जी, जी। हाँ, वन ड्रॉप मोर क्रॉप्स, crop। इस फॉर्मूले पे हम काम करते हैं। हम चाहते हैं कि वो पानी वेस्ट ना जाए, जी। वो पानी उसकी जड़ों को मजबूत करने के लिए काम आए, और उससे एक पौधे के लिए जीवन मिले, वो पौधा अच्छा तैयार हो। तो ये इस तरह की कोशिश हमारी रहती है। और एक नई आजकल एक चीज़ आई है, जिसको अब मैं नाम उसका भूल रहा हूँ, वो प्लास्टिक का एक मल्चिंग, यस, मल्चिंग शीट, मल्चिंग शीट, यस सर, मल्चिंग शीट। ठीक है जोशी जी, आप सही कह रहे हैं। मल्चिंग शीट। वो बहुत बेनिफिशियल है। उसका फायदा ये है, पैसा तो जरूर लगेगा एक बार, जी जी जी। उसमें एक छेद होते हैं होल किए हुए, जी, जी। उसके अंदर जो है पौधा रोप दिया जाता है, और साथ ही एक पाइप उसमें लगा दी जाती है और पानी से भर दी जाती है। तो एक एक ड्रॉप उन छेद के द्वारा उस पौधे में जाती है। जी। वो उससे एक तो पानी वेस्ट नहीं होता, पानी वेस्ट नहीं होगा, पौधे को मिलेगा, और वो जो सीट है जिसको हम प्लास्टिक सीट टाइप होती है, तो वो मॉइस्चर को बाहर आने नहीं देता, जी। वो उसी में रहता है, और और भूमि को पर्याप्त नमी भी मिलती है। नमी मिलती है। नमी जी मिलती है। सर, जैसे जी आपने कहा कि मृदा का नरम होना बहुत ही बहुत जरूरी है, जी। तभी ये पौधा अच्छा निकलेगा। अच्छा निकलेगा। तो आप तो जी, वो जो सर, इस तरीके से जो है आप जी पानी की समस्या जी का सर, समाधान। तो ऐसे हम पानी को, जहाँ कमी है पानी की, तो वहाँ इस तरह से हम सॉर्ट आउट करते हैं कि पानी को किस तरह से उस पौधे के लिए हम तैयार करें, और पौधा अच्छी तरह हमारा तैयार हो जाए। चंदेल जी, बीजों के लिए क्या बीज की उपलब्धता, पौध की उपलब्धता आपके घर द्वार पर हो जाती है? उस समस्या, उस चुनौती का सामना कैसे करते हैं? नहीं, घर द्वार तो नहीं हो पाती सर जोशी जी, लेकिन आजकल ये दिक्कतें भी नहीं है, बीज आसानी से मिल जाते हैं, हर जगह उपलब्ध होते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि लाने के लिए कई बार प्रॉब्लम्स आती है, जी। तो जाने के लेकिन लिए। चंदेल जी, बीज में भी तो गुणवत्ता, जी क्योंकि देखिए मैंने जब कहा कि हमारी जो शोध संस्थाएं हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनके द्वारा जो रिकमेंडेड है, जी, क्योंकि उससे एक स्वस्थ पौध तैयार होती है, और जब स्वस्थ पौध तैयार होगी और जब वो उपभोक्ता तक पहुंचेगी तो एक स्वस्थ उत्पादन पहुंचेगा। जी इस पर सर। मैं आपसे जानना हाँ चाहूंगा। जी सर, हाँ, वो हम भी कोशिश करते हैं, हम सभी, और हमारे तो गांव में जितने लोग हैं, हम सभी इकट्ठा होकर एक प्लान करते हैं कि क्यों ना एक दो आदमी जाकर एक अच्छा बीज और अच्छी जगह से लेकर आएँ, जी। जिसकी प्रोडक्शन अच्छी हो, जी। जिसकी प्रोडक्शन अच्छी हो और उसका प्रोडक्ट भी
अच्छा हो। अच्छा हो। तो ये कोशिश करते हैं, वो समस्या है आने जी, ले जी, जाने जी। की, लेकिन फिर भी उपलब्धता है। तो दिक्कतें होती है गांव में इस तरह की, लेकिन जी, फिर भी हम इनको पार पा करेक्ट। रहे हैं। तो ये चंदेल साहब, पिछले वर्ष आपने देखा कि बहुतायत में बरसात हुई जी सर। और कहीं तो खेत के खेत बह गए, भूमि बह गई, जी सर। और शायद आपने भी इस बहुत समस्या नुकसान। का बहुत। सामना किया बिल्कुल होगा। किया, बिल्कुल। कैसे उससे उभर कर सामने आए? सर बहुत समस्या आई। हमारे जो उस समय फसल लगाई थी वो डैमेज हुई, और एकदम बाढ़ आ गई, स्लिप हो गए, रोड क्लोज हो गए। जो हमने तैयार भी की थी फसल, वो मंडी तक नहीं पहुंच पाई। रीज़न मेरे ख्याल 7-15 दिन तक, जो हमारे तो रोड 15-15 20-20 जी दिन तक बिल्कुल नहीं खुल सही, पाए, बिल्कुल क्योंकि गांव के रोड थे। बिल्कुल। तो जगह जगह टूट गए बुरा। लेकिन फिर भी कोशिश करके जो खुले जब रोड, तो पहुंचाया गया। लेकिन उससे नुकसान बहुत हुआ, पिछली जी बार बहुत नुकसान। ये जो क्लाइमेट चेंज है ना जी सर, जी ये क्लाइमेट चेंज जो है, जी। ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल जो वार्मिंग, आप जी कह रहे बिल्कुल हैं, सही कहा जी। तो उसका असर है ये जी सारे। बिल्कुल क्योंकि सही है। एकदम जब बारिशें होती तो एकदम बारिश आती जी है, जी जी। और जब नहीं होती तो नहीं हो। अब नहीं होती। आजकल देख लीजिए, जी आज कोशिश कर रहे हैं कि अभी फसल हमारी मक्की की अभी जी होनी है, हमने जी बुआई करनी है जी उसकी। बिल्कुल सही कहा। तो अभी बारिश नहीं हो रही नहीं है। हो रही आज, बिल्कुल गर्मी जो है बहुत बढ़ गर्मी रही बहुत है। बढ़ रही है। जी बिल्कुल तो सही है। हम उसी पे डिपेंड है कि कब ये होगी जी, और कब हम इस बीज तो ये को। जलवायु परिवर्तन भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बड़ी चुनौती, समस्या है, बिल्कुल कृषि कार्य बिल्कुल में बहुत बिल्कुल बड़ी चुनौती बिल्कुल है। सर, बिल्कुल। चंदेल साहब, ये तो हमने बात करी चुनौतियों को लेकर के। वर्तमान में आपने, क्योंकि ग्रीष्मकालीन का जी समय चला हुआ है, जी। वर्तमान में कौन कौन सी फसलों का उत्पादन आपने कर रखा है, और इनमें किन किन चुनौतियों का आप सामना कर रहे हैं? देखिए, जब कोई फसल का उत्पादन करते हैं तो अवश्य उसमें कोई कीट या बीमारी भी लगती है, जी उसको सर। प्रकोपित करती है। जी सर। जी तो सर। उस समस्या का निजात आप कैसे करते हैं? हाँ जी सर, ऐसा है कि अब आजकल के जो हमने चल रही है फसल, अभी तैयार होने वाली है टमाटर की फसल। और टमाटर के साथ साथ उसमें हम भिंडी भी साथ साथ लगा देते हैं नई उसके लिए। और चीज़ें, खीरा साथ चलता है। तो ये अभी 15 दिन के बाद हमारा ये प्रोडक्ट रेडी होने वाला है, तैयार जी होने वाला है, मंडी के लिए तैयार होने वाला है। तो ये हमारा जनवरी फरवरी मार्च में हमने इसको शुरू कर दिया था, और अब ये फल देने वाला 15 दिन के अंदर अंदर। जी जी तो आजकल तो ये चीज़ें हमने लगा रखी है। जी। और अभी आने वाला जो अभी जैसे रेनी सीजन है। रेनी सीजन है, अरे पतझड़ जी का सर, सीजन है, रेनी। उसके लिए क्या तैयारियां हैं? जी सर, रेनी सीजन के लिए खेतों को तैयार किया जा रहा है। उसकी जो भी पहली प्राथमिकता होती है उसको तैयार करना, खेत को तैयारी कर दी गई है। अब जैसे ही बारिश होती है, तो बारिश से के होने के एकदम साथ साथ जो है हम उसको अदरक हमारे यहाँ हुआ, और अरबी हुआ, कुचाली हुई, और हल्दी हुआ, ये इसकी बुआई हम शुरू कर देंगे, उसको लगा देंगे। और साथ ही हम लोग जो है इस जून के लास्ट मंथ में ये पौध टमाटर की नेक्स्ट के लिए, जो रेनी सीजन में हमारा टमाटर होता है, उसके लिए तैयार कर देंगे पौध को। तो वो तैयार होगा आगे रेनी सीजन के लिए, जी बरसात के लिए सर। जी तो अभी गर्मियों का हमारा रेडी होने वाला है। जी तो इसमें भी बहुत सारी बीमारियां तो नेचुरली है ही है। कोशिश होती है कि आजकल तो वैसे पेस्टिसाइड का और उसका ज़्यादा छिड़काव होता है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जैविक की ओर भी ज़्यादा जाया जाए, जी। क्योंकि तो इसकी हम ओर। जैविक पर भी चंदेल जी बात करेंगे। आपने एक चुनौती सब्जी मंडी की कही जी थी। आप अपने उत्पाद को, क्या जिला सोलन की जो मंडी है वो हमारी, क्योंकि देखिए जो हमारे प्रदेश का हिमाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड है, जी सर। उसके द्वारा पूरे प्रदेश में 10 मंडियाँ, 52 सब यार्ड स्थापित किए गए, उसके अलावा सब कलेक्शन सेंटर्स किए गए, जी सर। जो उनके द्वारा स्थापित किए गए हैं, और आज के समय में बहुत उनके द्वारा सहूलियतें भी दी गई है। दी गई है, तो दी गई क्या है। आप अपने उत्पाद को जिला सोलन की मंडी में ले जाते हैं, या किसी अन्यत्र राज्य में आप अपने जो है उत्पाद को बेचते हैं? जोशी जी, हम कोशिश तो ये करना चाह रहे हैं कि हम अपने ही जिला में जहाँ मंडी है वहाँ पहुँचाया जाए, लेकिन हमारा जो एरिया है वो सोलन से काफ़ी दूरी पर है। जी तो जो हमारा एरिया है रामशहर के आसपास का एरिया, वो उसके लिए हमारा जो है साथ लगता राज्य पंजाब का रोपड़ स्थान, वो जहाँ सूटेबल रहता है, जी क्योंकि मैक्सिमम हम सभी गांव के लोग वहाँ जाते हैं। जी। तो इसलिए वो नज़दीक भी पड़ता है, और सुविधाएं भी चंदेल आने साहब, जाने। इसमें आपको किसी तरह की दिक्कतें नहीं आती? क्योंकि देखिए, जब भी हम यहाँ पर हिमाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड के अधिकारियों को बुलाते हैं, चर्चा करते हैं, जी तो अक्सर ये किसान बागवानों की भी शिकायतें आती हैं कि मंडियों में धोखाधड़ी होना, कोई अंडर टेबल
की भी जी। समस्याएं आती जी है। जी 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 फिर कहते हैं कि कोई चुंगी का लेना, मार्केट फीस अधिक लेना, क्या इस तरह की समस्या को आपको भी जूझना पड़ता है? सर इस अभी तक इतने समय से हम ये वहाँ से लेन देन कर रहे हैं, हमारा सामान माल ये वहाँ जा रहा है, टमाटर जा रहा है और बहुत सारी चीज़ें एक जाती विश्वास हैं। का सूत्र बना हुआ है बिल्कुल विश्वास का और सूत्र है, फेयर ट्रेड हो रहा है जिसमें। बिल्कुल फेयर, फ्री एंड फेयर, और कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से वो हमें डील करते हैं और कोई भी अमाउंट राशि हमारी वहाँ वो रखते नहीं है। और जो हमारा एक्चुअल बनता है, हम ना भी जाएं तो भी गाड़ी वाले के पास हम भेजते हैं, तो वो एकदम जितनी राशि बनती है हमारी वो बिल्कुल हमारे घर तक पहुंचती है, और कई बारी तो घर से ही हमारे लेके भी चले जाते हैं। जी। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है सर वहाँ, लेकिन हाँ कहीं जगह आती होगी तो वो तो खैर वो जाने, जी जी बिल्कुल सही। तो होता आपने तो होगा। कहने का मतलब आपने इस तरह की किसी भी दिक्कत समस्या का से हम नहीं जूझ रहे हैं हम। चंदेल जी, अभी आपने एक ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात जी करी सर। और आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आज के समय में किसान भी जागरूक है और उपभोक्ता जो उस उत्पादन का उपभोग करता है वो भी अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही हेल्थ जागरूक कॉन्शियस है, जागरूक है। बिल्कुल ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसमें मेहनत की आवश्यकता जी, थोड़ी है। जो मैंने इसको स्टडी किया है, मैंने इसको जाना है, इसको परखा है, और इसको हम भी करना चाह रहे थे, लेकिन हम थोड़ा फैमिली छोटी है तो हम पशुओं को रख नहीं पा रहे, क्योंकि ये सारा काम जो है जी पशुओं पे डिपेंड है। जी बिल्कुल। पशु अगर होंगे हमारे पास तो ही ये हम कर पाएंगे। तो इसमें मैंने एक स्टडी भी की थी और देखा भी है, अगर हमें सर जैविक जो खेती आप बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक ये जो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड की जो हम छिड़काव करते हैं, जी इसको छोड़ना पड़ेगा, और एक ऐसा प्रोडक्ट हम तैयार करते हैं जिसमें ये चीज़ें ना हो, और उसकी डिमांड भी ज़्यादा है। जी लेकिन इसके लिए अभी सिस्टम बन रहा है धीरे धीरे, तो हो सकता है थोड़ा सा जागरूकता आए और लोग करें, और पशुओं को भी रखना शुरू कर रहे हैं लोग, धीरे धीरे अब बढ़ा रहे हैं। तो इसके लिए हमारे को गोमूत्र की आवश्यकता जी पड़ती है बिल्कुल सही। और गोबर की आवश्यकता पड़ती है। और अगर हमने 200 लीटर का अगर एक घोल तैयार करना है छिड़काव के लिए, उन फंगस या कोई ऐसे कीड़े जो हमारी फसल को नुकसान करते हैं, हमारी प्रोडक्ट को नुकसान कर रहे हैं, तो उसके लिए गोबर 10-10 लीटर गोबर, मैं 200 लीटर की बात कर रहा हूँ, तो उसमें 1 किलो उसमें गुड़ डाला जाएगा, 1 किलो बेसन, और उसके साथ जो है एक साफ मिट्टी, जी अगर पीपल के पेड़ के नीचे की हो तो वो तो सबसे ही उत्तम है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन चलो उस वहाँ भी नहीं है तो कहीं अच्छे पेड़ के नीचे की मिट्टी 1 किलो, जी और उसको घोला जाए उस 200 लीटर पानी के पानी अंदर, के अंदर। और उसको डेली सुबह 4 दिन, लगभग 4 या 5 दिन उसको घुमाते रहना। जी और जब वो 4-5 दिन हो जाएंगे, उसके बाद वो रेडी तैयार हो जाएगा घोल, और उसका छिड़काव अगर हम उस फसल पर करें जो हमने लगाई है, तो उसका जो प्रोडक्ट तैयार होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, सेहत के लिए अच्छा होगा, और जो कस्टमर जो इसको लेंगे वो भी, उनके लिए सेहत के लिए भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह की कोशिश की जा रही है, चलो इसमें समय तो ज़रूर लगेगा। चंदेल जी, आपके विचारों को सुनकर, आपके द्वारा दी गई जानकारी को सुनकर ये कहावत बिल्कुल ही सार्थक होती है जी जोशी कि एग्रीकल्चर गिव्स अस हेल्थ एंड विजडम विच इज़ द बेस ऑफ लाइफ। जी सर। चंदेल जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, जी सर। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपने अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा किया, और परमपिता परमेश्वर से यही हमारी प्रार्थना रहेगी कि आप निरंतर अपने कार्य में प्रगति प्राप्त करें, और पुनः हम चाहेंगे कि हमें आपके साथ द्वारा इस तरह का एक कार्यक्रम करने का आगामी समय में द्वारा से जो एक अनुभव प्राप्त हो। जी सर। आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। दर्शकों, हमें दीजिए Thank you very अनुमति। much। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार।